सेक्शन 3E में वो डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर एक कंसेप्ट है हमारे हिंदू समाज में या हमारे भारतीय समाज में, जिसका नाम है जातिवाद या कास्टिसिज्म। तो यहाँ पे उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बहुत डिटेल में कास्टिज्म के बारे में बताया गया और इसके इल्यूजन को ब्रेक करा गया अपनी फाइंडिंग्स में, और बताया गया कि जो हम कास्टिज्म जानते हैं एक्चुअली में कास्टिज्म नहीं, पहली बात तो ये परिवर्तित फॉर्म है वर्ण आश्रम सिस्टम का, और कास्टिज्म जैसी कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी पहले। और ये भी बताया है कि भगवद गीता के 4.13 श्लोका और 18.41 से लेकर 18.44 का रेफरेंस देते हुए बताया गया कि जो वन आश्रम सिस्टम था एक्चुअली वो ना कि बर्थ राइट के अकॉर्डिंग था, बल्कि क्वालिटी और वर्क के अकॉर्डिंग था। तो जैसे 4.13 श्लोका भगवद गीता में बताया वहाँ पे, I created the four divisions of human society based on aptitude and vocation. The division of human labor is based on the qualities inherent in people's nature or their makeup. तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि वन आश्रम सिस्टम जो है कि जो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का हम जिक्र सुनते हैं, ये ना कि बर्थ राइट के अकॉर्डिंग है। ये पहली बात तो उनके वर्क और उनके क्वालिटी के बेस पे था। फिर आगे वो दो राइटर की राइटिंग्स का जिक्र भी करते हैं, मुइर और गैलीलियो। ये फॉरेन है ना राइटर्स हैं, उनकी राइटिंग्स जो कि 1879 और 1993 में पब्लिश्ड हुई थी इसी को लेके। ऑल्सो कन्फर्म दैट बोथ इन शांति पर्वा एंड अनुशासन पर्वा मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ द महाभारत, बर्थ, इनिशिएशन, डिसेंट एंड और बुकिश नॉलेज डिड नॉट डिसाइड अ पर्सन्स मैरिज। तो उन्होंने इन फॉरेन राइटर्स ने भी बताया था कि ना तो बर्थ, आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, ना तो इनिशिएशन, ना डिसेंडेंट, और ना आपकी कितनी किताबी ज्ञान है, वो नहीं डिसाइड करता कि आप किस जाति या किस वर्णा से आते हैं। इट इज द एक्सप्रेस कंडक्ट, क्वालिटीज एंड वर्च्यूज दैट डिटरमाइन वंस मैरिड एंड देयर वाज नो सुपीरियर वर्णा। और क्या डिसाइड करता है, उनकी क्वालिटी और उनकी वर्क डिसाइड करती है कि वो किस वर्ण से आते हैं। और इसमें ये नहीं कि ब्राह्मण वाले जो लोग हैं, अगर जो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है, यहाँ पे कोई भी वर्ण जो है वो सुपीरियर नहीं है। तो इन्होंने रेफरेंस दिया अपने रिसर्च में म्यूयर और गेनिलो की राइटिंग्स का, जो कि उन्होंने 1879 और 1993 में पब्लिश करी थी, है ना, अपने अपने समय काल में। फिर उन्होंने डिमोंट और ओलिविल की राइटिंग्स का भी जिक्र करा है। Also mentioned that matters related to purity or impurity were individual based irrespective of varna affiliation। तो ये नहीं कि उनका वर्ना डिसाइड करता था कि अगर आप शूद्र हो तो आप क्या कहते हैं इम्प्योर पर्सन हो, उनका वर्ना नहीं डिसाइड करता था, बल्कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी के जो सब्जेक्ट्स थे वो एज ए इंडिविजुअल पर्सन पे होते थे कि वो कितना अपना हाइजीन साफ रख रहा है, ना कि उसका वर्ना डिसाइड कर रहा है अगर ये शूद्र कम्युनिटी से आ रहा है तो है ना हम इनके साथ खा नहीं उठ उठ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, वो डिसाइड नहीं करता था। फिर आगे उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि हम ऐसा क्यों देख रहे, डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में। उन्होंने बोला ये जो कंसेप्ट है ये डिवीजन ऑफ पावर है एक्चुअली में, क्योंकि किसी के हाथ में मोनोपोलाइजेशन ना हो। जैसे आज हम फेडरलिज्म कंसेप्ट का जिक्र देखते हैं कि अगर किसी एक सरकार के हाथ में सारी पावर आ गई, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर आ गई, तो मोनार्की सिस्टम आ जाएगा, वो अपने हिसाब से रूल करेंगे, तो क्यों ना हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसलिए आज हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में फेडरलिज्म का कंसेप्ट देखते हैं। तो इसी प्रकार से पहले सोसाइटी में जो सेजेस ने पावर डिवाइड कर दी थी अमंग द डिविजन्स ऑफ लेबर करके, कि जो जो पावर ऑफ नॉलेज है वो ब्राह्मणों के पास रखी थी, जो मिलिट्री आर्ट की जो पावर थी या वेपन्स की जो पावर थी वो क्षत्रियों के पास, और जो वेल्थ की जो पावर थी, है ना, जो वेल्थ मनी का जो मॉनेटरी जो पावर थी वो वैश्यों के पास, और जो लेबरों की जो पावर थी, है ना, जो वर्कर्स की जो पावर थी वो उन्होंने शूद्रों के पास रख दी। तो यहाँ पे इवन जैसे कि यहाँ पे मुइर और गेनिलो ने बोला कि ये कोई इसमें से कोई सुपीरियर वर्ना नहीं हुआ करता था, एक्चुअली में एक डिवीजन ऑफ पावर हुआ करती थी, जिससे कि मोनोपलाइजेशन ना हो सके पावर का और कोई मिसयूज ना कर सके अपनी पावर का सोसाइटी के ऊपर। तो अब हम कुछ मिथ बस्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स पढ़ेंगे जो कि सतीश देवधर जी ने अपने रिसर्च पेपर में बताया। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू वर्नास द एंडोगेमस जाति सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया वाज नॉट ऑर्डेन्ड बाय द इंडियन सैक्रेड टेक्स्ट। तो पहली बात तो जाति सिस्टम तो इंडियन टेक्स्ट में बताया ही नहीं गया था। जाति और व्हाट इज नोन एज द वर्ड कास्ट इज अ रिसेंट इम्पोर्ट। It is a Portuguese word means that is the casta, or in Latin castus, which means race. The early Varna system did not quickly evolve into a caste system.
इट इज़ ऑल्सो फाइंड इन द राइटिंग्स ऑफ द थापर इन 1966। तो बता रहे हैं कि वो जो कास्ट सिस्टम या जो जाति वर्ग जो हम सुनते हैं समाज में, एक्चुअली ये हमारे इंडियन टेक्स्ट या इंडियन वैदिक टेक्स्ट में नहीं इनका जिक्र था। ये जो वर्ड है एक्चुअली में अभी रिसेंटली इम्पोर्ट्स हुए हैं रिसेंट सेंचुरीज में। और ये जो कास्ट वर्ड है पोर्तुगीज का वर्ड है जिसे कास्टा कहा जाता है, और लैटिन में से कास्टस भी कहा जाता है जिसका मतलब रेस यानी कि जाति। और और ये अभी रिसेंटली इवॉल्व हुआ है हमारे कास्ट सिस्टम में हमारे समाज में। और इनफैक्ट अंबेडकर इन 2014 उनकी रिवाइज्ड एडिशन है जो कि पेज नंबर 287 में अंबेडकर जी ये बता रहे हैं, acknowledges that one is not a hereditary concept either in status or occupation। इवन अंबेडकर जी ने भी अपनी राइटिंग्स में बताया था कि जो वर्ना सिस्टम है वो हेरिडिटरी कंसेप्ट नहीं है ना, कि आपके स्टेटस और आपके ऑक्यूपेशन से डिसाइड होगा। He acknowledges the Varna is not a hereditary concept either in status or occupation। He mentioned that in the ancient Gurukul system, students would leave families to study at the teacher's residence for about 12 years. Once the learning was completed, the teacher would perform Upnayana ceremony, means commencement, for students and send them out in the world to perform duties as per their acquired Varna। तो इवन अंबेडकर जी भी ये मानते थे कि जो वर्ण सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड ना होके या स्टेटस पे बेस्ड ना होके कि आप किस फैमिली स्टेटस से आते हैं, इस पे डिसाइड नहीं होता था, बल्कि पहले के बच्चे को घर है ना 12 साल के लिए टीचर्स के घर भेज दिया जाता था, मीन्स गुरुकुल में भेज दिया जाता था जहाँ पे वो अपनी पूरी पढ़ाई कवर अप करते थे। और एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट डे तो दे गेट दे रिकॉग्निजेशन ऑफ वर्ना कि वो किस क्वालिटी से बिलोंग करते हैं, और हिसाब से उनकी ड्यूटीज डिसाइड करके उनको बाहर काम करने भेज दिया जाता था कि अब नाउ यू आर रेडी टू वर्क। तो प्रोफेसर सतीश देधर जी ने साथ ही साथ अपने रिसर्च पेपर में ये भी बताया कि किस प्रकार से वर्ना सिस्टम धीरे धीरे परिवर्तित फॉर्म में आने लगा। तो इसका प्रवर्जन स्टार्ट हुआ जब ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वैदिक टेक्स्टों को जिसमें ये सब डेफिनेशन दी थी वर्ण सिस्टम की, उनको मिस इंटरप्रेट करा और लोगों के सामने रखा, और जिससे कि ये साबित हो सके कि जो वर्ण सिस्टम है वो बर्थ राइट है, ना कि अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज एंड वर्क। बट सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाई इस वर्ण सिस्टम की वो कॉलोनियल रूल ने पहुंचाई। ये हमारे लिए सामने चौंकाने वाले फैक्ट थे, इवन मेरे लिए भी, जब मैंने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा। तो किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कर दिया, डॉक्यूमेंटाइज्ड कर दिया और टैग दे दिया कि अगर शूद्र फैमिली का बच्चा शूद्र ही होगा और क्षत्रिय फैमिली का बच्चा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण फैमिली का बच्चा ब्राह्मण होगा। अब तक कॉलोनियल रूल से पहले अब तक एक डायनेमिक था कि इवन फादर अगर शूद्र है तो बेटा ब्राह्मण बन जाता था, या क्षत्रिय फैमिली का बच्चा शूद्र की क्वालिटीज उसमें पाई जाती थी। बट बाद में इसको डॉक्यूमेंटाइज कर दिया रेस्ले ने। तो हम यहाँ पे रिसर्च पेपर में एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जहाँ पे इसका जिक्र किया है, colonial misconceptions only profoundly concretize the perversion of varna। तो colonial rule ने इस misconception को concretized कर दिया, यानी कि fixed कर दिया इस perversion of varna को। For example, Risley, who taught race science in European universities, was appointed as the census commissioner in the late 19th century British India, and he put his value judgments to classify people into different castes. Risley, 1950s। His classification and documentation of Indian jatis further froze the dynamic quality and mobility among individuals and communities। तो जब सेंसस स्टार्ट हो गया इंडिया में और उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को क्लासिफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर जातिस और नेम, और डॉक्यूमेंटाइज कर दिया। अब आपने किसी को, किसी के फैमिली या किसी के फादर को, यानी कि जो परिवार का मुखिया है उसको आपने शूद्र दे दिया, दलित का टैग दे दिया, या आपने ब्राह्मण का टैग दे दिया, तो जब बच्चा भी पैदा होता था तो फादर का रेफरेंस देता था उस सेंसस में, और साथ ही साथ जाति का भी रेफरेंस देता था। इससे बहुत कॉन्क्रिटाइज्ड हो गया, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आ गया, जो कि अब तक एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में नहीं हुआ करता था, कि लोगों को आप पहचान नहीं सकते थे कि पहले की ये शूद्र फैमिली से आते हैं या ब्राह्मण फैमिली से। बट अब डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आने लगा, लोग पूछने लगे कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपके सरनेम क्या है। तो जैसे यहाँ पे बताया ना, हिज क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन जातिस फर्दर फ्रोज द डायनेमिक क्वालिटी एंड मोबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। अब तक भी डायनेमिक था वरना सिस्टम, अभी भी क्वालिटी के बेसिस पे कहीं ना कहीं लोगों को कैटेगराइज किया जाता था उनके वर्क और क्वालिटी के बेसिस पे, बट अब डॉक्यूमेंटाइज कर दिया था। फर्दर डर्किस अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं, आर्ग्यूज दैट कास्ट इज अ मॉडर्न फिनोमिनन
फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये मॉडर्न फिनोमिना है जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हुआ। with if if some groups were officially criminalized, others were given various degrees of preferential treatment, and people began to use the frozen documentation to get facilities and funds from British government as a legal right। तो वही जैसे हमने अभी पहले जिक्र करा कि फ्रोजन कर दिया, डॉक्यूमेंटाइज कर दिया। अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसी फैमिली में पैदा हो रहा है जिसके फादर में का वर्क शूद्रों वाला है और क्वालिटीज भी शूद्र वाली है, बट बच्चे में ऐसी क्वालिटीज नहीं है, बट अब डॉक्यूमेंटाइज कर दिया। वो डॉक्यूमेंट में जब भी सेंसस होगा या अब कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क होगा तो उसे जिक्र करना पड़ेगा कि उसके फादर किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसे टैग मिल दे दिया जाता था।